आखिरकार ईरान की जंग में रूस ने वार करना प्रारंभ कर दिया और अपने सैटेलाइट सिस्टम्स के द्वारा बिल्कुल सटीक जानकारी, एक्यूरेट जानकारी, पॉइंट बाय पॉइंट जितना दिशा हो सकती थी, जहाज़ों के बारे में, एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में, फ्रिगेट्स के बारे में, मिसाइल लॉन्चिंग के बारे में, फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में और जो अमरीकी ठिकाने गल्फ में हैं उन सब के बारे में रियल टाइम लाइव जानकारी रूस ने देनी शुरू कर दी है। इस बात की कंफर्मेशन अब अमेरिका के बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने भी कर दी है और अमेरिका भी कह रहा है अब कि हाँ, रूस जो है बेसिकली अब इनडायरेक्टली युद्ध के मैदान में उतर रहा है। यूक्रेन युद्ध का बदला आप कह सकते हो अब रूस ने लेना शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे। कम से कम 7 ठिकाने ऐसे थे अमेरिका के जिनको ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, चाहे कम्युनिकेशन सिस्टम थे, रडार सिस्टम थे, थार्ड सिस्टम थे, एम्बेसीज थी। उनके बारे में एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड जानकारी रियल टाइम की वो रशिया ने प्रोवाइड करवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है और कुछ और न्यूज़पेपर की भी अमेरिका में रिपोर्ट आती है कि हमलों का जो निशाना था वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उनके टर्मिनल्स, रडार सिस्टम्स और कई ऐसे इक्विपमेंट्स जिन्हें अमेरिका का जो कमांड एंड कंट्रोल है, सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम कहा जाता है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी थी और उसको एक एक करके ईरान ने अपनी मिसाइलों से और शाहिद ड्रोन की टक्कर से बर्बाद कर दिया। अमेरिका को जो बौखलाहट हो रही है, जो ट्रंप बौखला रहे हैं कि तुम सरेंडर कर दो, तुम सरेंडर कर दो, सरेंडर कुछ नहीं। इस टाइम अमेरिका की हालत ऐसी है कि अमेरिका इस दलदल में से निकल नहीं पा रहा है। और सबसे बड़ा हमला जो कतर के अल उदीद एयरबेस पे हुआ, जो प्राइड ऑफ अमेरिका था गल्फ में, सबसे बड़ा सैनिक ठिकाना था और उसको बुरी तरह से चोट पहुंचाई है। ईरान के पास ये जानकारियां कहां से आई? न्यूयॉर्क टाइम्स में जो विश्लेषण आया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, कहते हैं इतनी सटीकता से, इतनी एक्यूरेसी के साथ ईरान ने अल्टीमेटली इन सारे के सारे सैनिक ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया, कैसे अटैक किया। इवन वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसके ऊपर अब एक बड़ी रिपोर्ट दे दी है। दरअसल युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने ईरान को मिडिल ईस्ट के अंदर यानी कि गल्फ के अंदर अमेरिकी शिप्स, फ्रिगेट्स, विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट, रनवे, अमेरिका की मिलिट्री प्रॉपर्टीज, इनके बारे में इमीडिएट पूरी की पूरी जानकारी 100% एक्यूरेट वो ईरान को देना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के कुछ दिनों के अंदर अंदर ईरान की जो हिटिंग पावर थी थोड़ी सी वीक हो रही थी, लेकिन यहां से रूस ने अपनी जानकारियां देनी शुरू की और ये उसके लिए बड़ी वैल्यूबल साबित हुई। रूस का मकसद ये था कि अमेरिका चूंकि यूक्रेन को सहायता देता है और रूस के खिलाफ यूज करता है, तो ऐसे में रूस ईरान की मदद करके अमेरिका से बदला ले रहा है। चीन और रूस के ईरान से मजबूत संबंध है। हालांकि चाइना कोई बहुत बड़ा इस समय डिफेंस का कोई कोऑपरेशन कर रहा हो इस समय तो नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत किया है। और सबसे बड़ा जो चेंज आया था वो ये आया था कि जब पहले 12 दिन का युद्ध था तो उस समय ईरान जो है अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उस पर लागू करता था, उसको डिपेंड करता था। उसकी वजह से उसे बहुत तकलीफें हुई जब जीपीएस सिस्टम ऑफ हो जाता था। लेकिन अब ईरान ने अपने आप को
चीन के बाइडू सिस्टम के ऊपर, जिसे बीडू भी कहते हैं, BEIDOU, ये बीडू अलग है और BAIDU वो सिस्टम अलग है, लेकिन कहने में दोनों को बाइडू ही कहा जाता है एक्चुअली। तो बीडू का जो पूरा का पूरा PNT यानी कि जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, उसमें शिफ्ट कर गया। तो इसका मतलब अब वो अमेरिका के GPS सिस्टम पे डिपेंड नहीं कर रहा था, बल्कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट सिस्टम जो चाइना का था GPS, चाइना का अपना GPS जो है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो चाइना का एक किस्म से GPS सिस्टम का यूज़ करना, बाइडू का सिस्टम यूज़ करना, एक किस्म से ईरान के लिए वरदान साबित हुआ। और अमेरिका चाइना के बीडू सिस्टम को ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि वो किस ढंग से ईरान की मदद कर रहा है। इस पूरी की पूरी एक बातचीत के द्वारा रूस और चीन ने अपना कम्युनिकेशन का पूरा सहयोग देना शुरू किया ईरान को इस पूरे युद्ध में। ईरान ने रशिया को सस्ते स्ट्राइक ड्रोन दिए थे, शाहिद ड्रोन दिए थे, जिसने यूक्रेन के अंदर भारी लॉस पहुंचाया, ये सबको पता है। फिलहाल ईरान तो पीछे हटने का कोई इरादा बना ही नहीं रहा है, बल्कि इराक के अंदर जो अमेरिकन रिफाइनरीज और ऑयल फील्ड्स हैं, उसके ऊपर भारी अटैक किया है ईरान के शाहिद ड्रोन्स ने। अब डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं, उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है और वो सोचते हैं कि यहाँ से रिगल आउट कैसे हुआ जाए। ये रिगल आउट होने की जो समस्या सामने आ गई कि ये युद्ध शुरू तो कर दिया आपने, समाप्त कैसे होगा, और समाप्त होने का कोई चांस नजर आता नहीं। युद्ध इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है और रूस की किलेबंदी ने ईरान को मजबूत किया है, चीन के GPS सिस्टम ने ईरान की किलेबंदी को मजबूत किया है और अमेरिका वास्तव में ही इस समय रणनीतिक रूप से, स्ट्रेटजिक रूप से लाचार महसूस कर रहा है, क्योंकि अब ये टकराव रीजनल ना हो के एक किस्म से इनडायरेक्टली देखा जाए तो अमेरिका बनाम रूस, चीन और ईरान का एक ट्रायंगल है, वो बन गया है। रूस द्वारा जो महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं, वो अमेरिकी आर्मी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि ठीक है, आरिस देना को तबाह कर दिया उन्होंने, अमेरिका ने आकर, लेकिन उसके ऊपर जो उसकी छीछा लेदर हो रही है अमेरिका की, वो भी हमारे सामने है। इजराइल की जो भूमिका है, उसके भी अब इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो रहे हैं और अब ये इमरजेंसी की पोजीशन में आ चुके हैं। 7 दिन पूरे हो गए, अब आज 7 तारीख है, आज 8वां दिन है। तो साहब 10 दिन से ऊपर इनके इंटरसेप्टर चलेंगे नहीं और उसके बाद इनकी राशनिंग पूरी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब न थर्ड, 3 सिस्टम तो थर्ड के बर्बाद हो चुके हैं और अब ऐसा लगता है कि इस संघर्ष के चलते पूरी की पूरी दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर बैठी हुई है। अब यहां से कहां जाएंगे? अमेरिका की लाचारी इस मोड़ पर है कि अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा है। उसको लगता था कि मैंने इतनी सारी बमबारी कर दी, हवाई बमबारी कर दी, तो ईरान जो है घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान का इतिहास ऐसा रहा है ना कि अल्टीमेटली उसने घुटने कभी टेके नहीं हैं। और ईरान की जो क्षमता है मिसाइल की और ड्रोन्स की, उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को हैरान किया है। और एक चीज़ और इसमें निकल के आई है कि पहली बार ये पता लगता है इस युद्ध में कि अमेरिका भी खोखला है मिलिटरली, वो उतनी सुपर पावर नहीं है जितनी वो अपने आप को जताता है। यानी कि अगर लंबा युद्ध हो जाए तो अमेरिका वहाँ पर एक किस्म से बैकफुट पे नज़र आता है और अपने आप को, उसको बचाने का जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। अगर कोई महाशक्ति है, कोई महाशक्ति अगर 10 दिन तक सस्टेन नहीं कर पाता और उसके पास मिसाइलें और इंटरसेप्टर मिसाइलें खत्म हो जाती हैं, तो इससे महाशक्ति का खोखलापन आपके सामने आता है कि ये कैसी महाशक्ति जो 10 दिन का युद्ध नहीं लड़ सकती। और अमेरिका इस समय बौखलाया हुआ है, ट्रंप बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब बिना शर्त अनकंडीशनल उसको समर्पण चाहिए, आत्मसमर्पण चाहिए, सरेंडर चाहिए। वो ईरान करने वाला नहीं है और ईरान ने कभी सरेंडर किया भी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जब एक के बाद एक बॉडीज वापस जानी शुरू हुआ अमेरिका में, सोल्जर्स के मरने के बाद अमेरिकन की, तो लोग ट्रंप को व्हाइट हाउस से घसीट कर ले जाएं और उसको उसकी सजा दे, ये भी हो सकता है। अब ये जो रणनीतिक लड़ाई है सारी, इसमें पूरी दुनिया पिस रही है। सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया के पेट्रोकेमिकल्स की।
बिना बिना पेट्रोकेमिकल के ये दुनिया चल नहीं सकती, क्योंकि क्रूड ऑयल से तो सैकड़ों प्रोडक्ट निकलते हैं, सिर्फ पेट्रोल, डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल ये नहीं निकलते, या फिर एक गैस आपकी जो घरों में जलाई जाती है सीएनजी गाड़ियाँ, वो नहीं है। इसके अलावा सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जो उसमें से निकलते हैं, जिसमें पॉलीथीन निकलती है, प्लास्टिक्स निकलते हैं, इसमें से यूरिया फर्टिलाइज़र भी निकलता है। इसके अलावा कई किस्म के जो केमिकल्स होते हैं वो उसमें से निकलते हैं। पॉलिस्टर वगैरह जितनी चीज़ें वो भी इसी के बाई प्रोडक्ट में से निकलते हैं। तो पेट्रोलियम में से जो हंड्रेड्स चीज़ें नहीं बल्कि कहा जाए तो सैकड़ों चीज़ें जो हैं इसमें से निकलती हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पर, जो हमारे डेली जीवन यापन में काम आती हैं। आपके जितने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं सब क्रूड से निकलते हैं अल्टीमेटली, ये और कहीं से नहीं आते हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जब दुनिया की पूरे पेट्रोकेमिकल्स कोलैप्स हो गया और पेट्रोल डीजल की कमी होनी शुरू हो गई है, तो दुनिया की इकॉनमी का पहिया रुक गया है। इस पहिए के रुकने से एक बहुत बड़ी लाचारी पैदा हो गई है, और अब उसको लग रहा है कि अब रशिया को तेल बेचने से मैंने और रोका तो पूरी दुनिया कहीं ऐसा ना हो कि आग बबूला होकर मुझे घसीट कर मार डाले। ये ट्रंप को लगता है कि मुझे कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही व्हाइट हाउस से ही दुनिया घसीट कर मार डाले और कहे कि तूने दुनिया को बर्बाद किया, क्योंकि यू आर द डिस्ट्रॉयर इन चीफ। अल्टीमेटली जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, सिचुएशन कुछ इस किस्म की यहाँ से निकल कर आ रही है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट आ चुका है। एयर टर्बाइन फ्यूल का संकट आ गया, जिसकी वजह से अब फ्लाइट्स भी उड़ेंगी नहीं उड़ेंगी, लोगों के घरों में गैस पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, चूल्हा जलेगा नहीं जलेगा, ये संकट भी आ गया। और इसके लिए एकमात्र पर्सन जो दोषी है वो है ट्रंप, और उसके साथ दूसरा जो दोषी है वो है नेतन्याहू, एक और पागल। ये दो पागलों के पल्ले पड़ के पूरी दुनिया ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। लेकिन दुनिया को उठ खड़ा होना होगा और इन दोनों से कहना होगा कि यू आर नॉट नीडेड, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, गेट आउट फ्रॉम हियर। जब तक कोई ट्रंप को आके ये ना कहे ना गेट आउट, ईरान तो बोल रहा है गेट आउट फ्रॉम हियर, तो ईरान की हिम्मत को तो सलाम करना ही पड़ेगा भाई, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मैं तो कहूँगा शाबाश, कि शाबाश ईरान, तूने अमेरिका को वो सबक दिया है जो उसे शायद सदियों से किसी ने नहीं दिया था, और सब लोग उससे डरते थे कि महाशक्ति है। वो कोई महाशक्ति वगैरह नहीं है, इस सब बेकार की बातें हैं। और कोई कहे कि हाँ वो एटम बम गिरा सकता है, तो भैया एटम बम फिर रूस भी गिरा सकता है, चाइना भी गिरा सकता है, और नॉर्थ कोरिया भी गिरा सकता है, इंडिया भी गिरा सकता है, पाकिस्तान भी गिरा सकता है, इसराइल भी गिरा सकता है, सब लोग गिरा सकते हैं। बहुत सारे देशों के पास एटम बम, ब्रिटेन और फ्रांस भी गिरा सकते हैं। तो कोई अपने आप को ये किंग ना समझे कि एटम बम की बदौलत को बहुत बड़ा बन गया है। अब ये तो शुक्र है कि ईरान के पास ऐसी अभी क्या कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच जाए, वरना अमेरिका के ऊपर भी वार करके वो बता देता था कि मैं क्या कर सकता हूं। अगर यही वॉर चीन के साथ, रूस के साथ होती अमेरिका की, तो अब तक न्यूयॉर्क सिटी और लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को और वाशिंगटन पोस्ट ध्वस्त हो चुके होते थे। मैं आपको बताऊं, उनमें जो विनाश आपको देखने को मिलता था वो आपको और ज़्यादा कहीं और देखने को नहीं मिलता था।